जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईवे बिल। अपन डिस्कस करने वाले हैं आज ईवे बिल। ये एग्ज़ाम में 4 से 5 मार्क्स तक के पूछ लिए जाते हैं। अब ईवे बिल क्या है, तो सिंपल शब्द में ईवे बिल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ईवे बिल। ये कब जनरेट करते हैं, कौन जनरेट करता है, कितने कॉपी जनरेट होंगे, ये अब हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। और अपना टारगेट होगा कि विदिन 20 मिनट्स हम लोग ईवे बिल को कंसाइज कर ले विथ क्वेश्चंस अप्रोच। इस नोट्स में मैंने कंसेप्ट को भी कवर अप करा है और क्वेश्चंस को भी कवर अप करा है। तो ये नोट्स अपने आप में सफिशिएंट है दोनों तरफ से। तो आइए, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, EWB का पूरा नाम क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, शॉर्ट में इसको EWB लिखा हुआ। ये मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में लगता है। मतलब ईवे बिल कब जनरेट करते हैं? मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। विदाउट ईवे बिल आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे ही ईवे बिल जनरेट हो जाते हैं तो 12 डिजिट के यूनिक नंबर जनरेट होते हैं, जिसको हम लोग EBN बोलते हैं। इसके 3 कॉपी एक सप्लायर को, एक रिसिपिएंट को, एक ट्रांसपोर्टर को दे दिए जाते हैं। अब ईवे बिल जनरेट कौन करेगा, कैसे केस में जनरेट होते हैं? तो देखिए, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। द इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आपको फोकस करना होगा, गुड्स का मूवमेंट। मतलब कहीं इन्होंने सप्लाई शब्द का जिक्र नहीं करा कि मतलब सप्लाई होना ही मैंडेटरी है। गुड्स के मूवमेंट्स हो गए, वो चाहे किसी भी रीजन से हो, नीचे लिखा हुआ है। वो सप्लाई का रीजन हो या अदर देन सप्लाई का रीजन हो, या आप अनरजिस्टर्ड पार्टी से इनवर्ट सप्लाई कर रहे हैं। मतलब सप्लाई होना मैंडेटरी नहीं है। मतलब क्वेश्चंस में बार बार हम इस वर्ड पे फोकस इसलिए कर रहे हैं कि क्वेश्चंस में इसके भी टेस्टिंग कर लिए जाते हैं। आपको एग्जांपल दे देंगे कि रामू ने अपना एक लैपटॉप सर्विस सेंटर को भेजा, तो उस सर्विस सेंटर वाले ने वो रिपेयरिंग करके उनको भेजा। तो क्या ऐसे केस में आपको ईवे बिल जनरेट करना चाहिए? एक इमोशनल ड्रामा, एक इमोशनल स्टोरी टेलिंग रहेगा और उसमें आएगा कि अरे यार, ये सप्लाई थोड़े ही ना हुआ, तो गुड्स वारंटी में था, वो सर्विस सेंटर में चला गया, तो काहे का ये बिल जनरेट करना। नहीं, इस भरम में नहीं जीना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली लिख रखा है मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में। वो मूवमेंट ऑफ गुड्स किसी भी रीजन से हो सकता है, वो ड्यू टू सप्लाई, अदर देन सप्लाई। तो वही नीचे लिखा गया है कि इन रिलेशन टू सप्लाई, या रीजन अदर देन सप्लाई, या ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। ERP मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे बोला कि ये बिल कब जनरेट करेंगे? तो जब कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड करेगा 50,000 से। अब यहाँ पे देखिए, मैंने पहले से भी हाईलाइट कर रखा है कि आपको यहाँ पे फोकस होना है कि इस कंसाइनमेंट वैल्यू में हम GST अमाउंट को भी इंक्लूड करते हैं। GST अमाउंट को भी इंक्लूड करते हैं। सपोज एग्जांपल देते हैं कि एक गुड्स है जिसका टैक्सेबल वैल्यू है 45,000 रुपया, और इसमें 18% GST लगना है। तो 45,000 देख के लग रहा है कि ये तो 50,000 से कम है, ईवे बिल जनरेट नहीं करना चाहिए। तो नहीं, इसमें जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस 45,000 में आपको GST अमाउंट को भी इंक्लूड करना है। जैसे ही GST अमाउंट को इंक्लूड करेंगे, 45,000 प्लस 18% करेंगे, तो 53,100 आएगा। कितना आएगा? 53,100 आएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर ले। 45,000 प्लस 18% कितना हुआ? 53,100। अब एक कंसाइनमेंट वैल्यू हुआ 53,100 इंक्लूड GST अमाउंट। अब आपको ये बिल जनरेट करने पड़ जाएंगे। तो मतलब कंसाइनमेंट वैल्यू में आपको स्पेशल याद रखना है कि GST अमाउंट इंक्लूड करके बोलता है कि 50,000 से ज़्यादा एक्सीड कर गया तो आपको ईवे बिल जनरेट करना होगा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट्स। मतलब गुड्स का कमेंसमेंट, मूवमेंट्स होने से पहले। जैसे अभी आप मान लीजिए कि 12 बजे भेजने वाले हैं, तो भेजने से पहले जैसे ही मतलब उसका मूवमेंट्स कमेंस्ड होगा, उससे पहले तक आपको ईवे बिल जनरेट कर लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब ईवे बिल के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है,
एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट बी ट्रांसपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और पार्ट ए रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब जो भी कारण बन रहे हैं उस गुड्स के मूवमेंट्स को। जैसे इस कारण को समझने के लिए सपोज करिए कि इस मोबाइल को हमको भेजना है श्याम को, तो इसके मूवमेंट्स के कॉज हम हुए क्योंकि हमको डिलीवर करना है। तो हम रजिस्टर्ड पर्सन मतलब रवि पार्ट ए फर्निश करेंगे, मतलब जो भी मूवमेंट ऑफ गुड्स के कॉज बन रहे हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो पार्ट ए फर्निश करते हैं। अब ये हम पटना भेजने वाले हैं, तो पटना हम तो ऐसे इसको फेंक दे और पटना चल जाए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर वाले को पकड़ते हैं। तो अब ट्रांसपोर्टर जो है पार्ट बी भरेंगे। तो यहाँ पे बोला कि पार्ट बी फर्निश्ड बाय द पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। मान लीजिए कि मैंने श्याम से इसको ट्रांसपोर्ट कराया, तो ट्रांसपोर्टर श्याम इज द पर्सन हु फिल्स द डिटेल्स ऑफ पार्ट बी। अब यहाँ पे देखिएगा हम एक नोटिंग डाले हैं, इसको ध्यान देना है कि पार्ट बी भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पार्ट बी भरने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं करें कि ईवे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ईवे बिल जनरेट होंगे सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए फिल होंगे। पार्ट बी फिल करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट मतलब है ही नहीं। कब, जब आप सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप अप टू 50 किलोमीटर डिस्टेंस जो है आप किसी गुड्स का डिलीवरी कर रहे हैं, मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो वैसे केस में पार्ट बी भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर फोकस कर रहे हैं यहाँ पे ओनली वर्ड की पार्ट बी नॉट फर्निश्ड, मतलब ईवे बिल तो जनरेट होंगे, पार्ट बी फर्निश्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो ईवे बिल के कितने पार्ट होते हैं, दो, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स वो फर्निश करते हैं। पार्ट बी ट्रांसपोर्टर फर्निश करते हैं जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। पार्ट बी हम कहाँ नहीं फिल करते हैं, ईवे बिल तो जनरेट करते हैं बट पार्ट बी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो सच रिक्वायरमेंट। अगर सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अप टू 50 किलोमीटर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होना हो। ठीक है, अब आइए, ये जो मैंने नोटिंग अभी करा इसको ध्यान देना है क्योंकि इसमें एक इधर जो लिखा हुआ है और नीचे जो लिखा हुआ है, दो तरीके के क्वेश्चंस को हम इसमें कवर अप किए हैं कि क्वेश्चंस जो पूछते हैं, आप जब क्वेश्चंस करने जाएंगे तो आपको ये चार्ट बहुत हेल्प करेगा कि अच्छा ये तो वीडियो में बताया गया आपको। अभी क्या है देखिएगा, बोला कि ओनली इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट जैसे अब किसी चीज़ को भेजना है, आप कहीं जाना है तो आप बाई रोड भी जा सकते हैं, बाई एयर भी जा सकते हैं, बाई रेलवे भी जा सकते हैं, बाई वेसल्स भी जा सकते हैं। अगर बीच में समुद्री हो तो मतलब जहाज शिप के थ्रू। तो ये बोला कि रोड ट्रांसपोर्ट के केस में अगर कंसाइनर और कंसाइनी ईवे बिल जनरेट नहीं कर पाते, कंसाइनर और कंसाइनी ईवे बिल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं और जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वह 50,000 से ज़्यादा है, मोर देन है, तो वैसे केस में ट्रांसपोर्टर, वैसे केस में कौन, ट्रांसपोर्टर एक्सेप्ट इन केस ऑफ, एक्सेप्ट में किसको किसको रखा, रेलवे को, एयर को, वेसल्स को ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। मतलब कंसाइनर और कंसाइनी ईवे बिल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं और जो वैल्यू ऑफ गुड्स है, कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स जो है, क्या कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो 50,000 से ज़्यादा है। तो जब 50,000 से ज़्यादा है तो ईवे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है, ना ही कंसाइनर ने करा ना ही कंसाइनी ने करा। तो वैसे केस में ट्रांसपोर्टर ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चला। ठीक है, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चला, ट्रांसपोर्टर ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ किस केस में, रोड ट्रांसपोर्ट के केस में, जिसमें व्हीकल से सामान जाना होता है। नॉर्मल जीटीए जब हम लोग रिवर्स चार्ज पढ़ेंगे उसमें जीटीए पे डिटेल्स डिस्कशन होगी। अब बोला, अब इसी से एक क्रक्स निकलता है, अगर आप नीचे नहीं भी देखे क्या लिखा हुआ,
अब इसी का क्रक्स लिखा हुआ, तो ऊपर ये आपको समझ में आएगा कि अच्छा रेलवे एयर और वेसल के केस में नहीं कर सकता है ट्रांसपोर्टर, मतलब रेलवे एयर और वेसल के केस में ईवे बिल सिर्फ और सिर्फ सप्लायर और रिसिपिएंट कर सकते हैं। तो वहीं लिखा इट मीन्स रेलवे एयर और वेसल के केस में सिर्फ सप्लायर और रिसिपिएंट ये बिल जनरेट कर सकते हैं, इस केस में ट्रांसपोर्टर जनरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बिफोर भी कर सकते हैं और आफ्टर भी कर सकते हैं। अब एक लॉजिकल भी है कि रेलवे एयर और वेसल के केस में ये एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो सप्लायर और रिसिपिएंट, क्योंकि आप रेलवे से अगर कोई सामान मंगाओ तो जब तक आप रेलवे को प्रॉपर डॉक्यूमेंट फिल करके ना दो, क्या मजा लो आपको सामान दे दे, पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे सप्लायर और रिसिपिएंट को बोला कि आप मूवमेंट्स के बिफोर या आफ्टर पार्ट बी फर्निश करो और ये बिल जनरेट करो। ठीक है, और यहाँ पे बोला कि कंसाइनर और कंसाइनी नहीं जनरेट कर पाते हैं और कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड कर रहा है 50,000 से ज़्यादा, तो वैसे केस में ट्रांसपोर्टर ये बिल जनरेट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा टेस्ट किए जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से अभी देखना है और लगे हाथ आप अपने क्वेश्चंस बैंक से ऐसे क्वेश्चंस को एक बार जाके गो थ्रू हो लेना है। अब आइए आगे। अब एक FAQ आया, जनरली जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आती है या गवर्नमेंट्स के कुछ भी रूल्स आते हैं और वो पूरा आम पब्लिक तक क्लियर कट समझ नहीं आ रहा, तो हम लोग गवर्नमेंट से उसका इंटरप्रिटेशन जानने का प्रयास करते हैं, तो उसी को गवर्नमेंट FAQ के टर्म में क्लैरिफाई करती है। अब एक क्लैरिफिकेशन ईवे बिल से रिगार्डिंग है। अब ये ईवे बिल से रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन हम इसलिए डाले हैं कि ये भी आपके एग्जाम में अभी तक 2 से 3 टाइम्स पूछ लिए गए हैं कि अगर मल्टीपल इनवॉइस, सपोज करिए बादल को 10 इनवॉइस रवि को भेजने हैं, 10 सामान है और सबकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो बादल के मन में ये आया कि क्यों ना हम एक ही ये बिल जनरेट कर ले। तो बोला कि ना बाबा ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मल्टीपल इनवॉइस एक रिसिपिएंट को देना है, मल्टीपल इनवॉइस अगर सप्लायर को एक रिसिपिएंट को देना है, तो उस केस में आपको मल्टीपल वे बिल जनरेट करना है। 10 है तो 10, 12 है तो 12, 15 है तो 15। आप कैन नॉट क्लब टू जनरेट वन वे बिल, आप ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं। हाँ, उसके बाद एक बोला कि हाउ एवर आफ्टर जनरेटिंग ऑल दी वे बिल, अगर आप ये बिल जनरेट कर लेते हैं और उस गुड्स एक ही व्हीकल से होके जाना है, देखिए नीचे हाईलाइट, इफ गुड्स आर गोइंग इन वन व्हीकल, तब आप ट्रांसपोर्टेशन पर्पज से वन कंसोलिडेटेड वे बिल आफ्टर जनरेटिंग ऑल दी वे बिल, जब 10 का 10 आप जनरेट कर लिए तो उसके बाद एक कंसोलिडेटेड वे बिल आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पर्पज में 10 बिल ड्राइवर को लेकर ना जाना पड़े, एक ही बिल में सब है। लेकिन ऐसे ख्याल आपको नहीं आने चाहिए, इसीलिए क्लैरिफिकेशन आया कि अगर एक रिसिपिएंट को चाहे आपको 1,00,000 इनवॉइस जनरेट करना हो, तो आपको 1,00,000 ईवे बिल जनरेट करना होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि मल्टीपल इनवॉइसेज आर इशूड बाय सप्लायर टू वन रिसिपिएंट, देन मल्टीपल ईवे बिल हैव टू जनरेटेड। ठीक है, तो ये FAQ को भी हम लोग ने समझा क्या क्लैरिफिकेशन था। अब हम लोग ऊपर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जब कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड करेगा 50,000 से, तभी ईवे बिल आपको जनरेट करने हैं, तभी ईवे बिल आपको जनरेट करने हैं। बट कुछ सिचुएशन ऐसे हैं, स्पेशल सिचुएशन, जहाँ पे 50,000 से कम भी हैं तो आपको ईवे बिल जनरेट करने पड़ेंगे। पहला सिचुएशन, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर के केस में आपको
मैंडेटरी है कि ये बिल जनरेट करना है, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं और प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर के बीच में हो रहा है। दूसरा, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। क्या? हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय ए पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशंस, तो उनको भी ये बिल जनरेट करना होगा। और आप जब हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये दो का इंटरलिंकिंग आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के केस में मिलेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे क्या बोला, हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय ए पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। आप एग्जेम्प्ट थे, रजिस्ट्रेशन आपको लेने का कोई दरकार नहीं है, बट आप इंटर स्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो आओ पहले रजिस्ट्रेशन लो फिर ये बिल जनरेट करो। यानी वो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वैसे सिचुएशन जहाँ पे 50,000 से कम है फिर भी आपको ये बिल जनरेट करना होगा। तो पहला, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर के बीच में अगर कोई इंटर स्टेट ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स हो रहा है। दूसरा, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो रहे हैं। तीसरा क्या है, वॉलंटरी, आप अपने मन के राजा, मन के राजा, आपको मन किया कि नहीं हम कर लेते हैं, कर लो भैया, आपके मन को कौन रोके। तो एक वॉलंटरी हो गया, दूसरा हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो गया, तीसरा प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। कंसाइनमेंट वैल्यू अगर 50,000 से कम है फिर भी ये बिल जनरेट होंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग वैलिडिटी ऑफ ये बिल पढ़ते हैं। वैलिडिटी ऑफ ये बिल क्या है, मतलब उसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी। तो चलिए, ओवर डायमेंशनल कार्गो। अब ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है जिस पे आप देखते होंगे कि उस पे गाड़ी आ रहा है, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ओवर डायमेंशनल कार्गो। वैसे केस में बोला है कि अगर 20 किलोमीटर तक डिस्टेंस है तो एक दिन का वैलिडिटी, 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ है तो एडिशनल 1 डे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 121 किलोमीटर ले और हमारी गाड़ी का ओवर डायमेंशनल है तो वैलिडिटी कितने दिन की होगी। तो पहले तो आप 20 का टेबल पढ़ना शुरू करो, 26 जा 120 तो 6 डे हुए। और 1 किलोमीटर मतलब एडिशनल, क्या बोला कि फॉर एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट, मतलब 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा है फिर भी इसके लिए हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा देंगे, तो 6 1 7 दिन। वैसे ही 130 किलोमीटर है तो 6 + 1 7 दिन। ठीक है, अब इसमें बोला कि अगर मल्टी मॉडल कार्गो प्लस शिप है। मल्टी मॉडल कार्गो का मतलब क्या, पहले आपका सामान है ट्रैक्टर से, फिर आया ऑटो से, फिर आया स्कूटी से, अब प्लस शिप, यहाँ पे ध्यान देना है। तो 20 किलोमीटर 1 डे, फॉर एवरी 20 किलोमीटर अपार्ट एडिशनल 1 डे। अगर अदर देन ओवर डायमेंशनल है, मतलब छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, तो 200 किलोमीटर तक 1 डे, फॉर एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर अपार्ट देयर पे एडिशनल 1 डे। जैसे अब मल्टी मॉडल यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, आप स्कूटर से भी सामान लाए, ऑटो से भी सामान लाए, अब प्लस बाइक से सामान लाए, तो ये भी मल्टी मॉडल है। आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गाड़ियाँ यूज करी, तो यहाँ पे भी 200 किलोमीटर पे 1 डे और एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर पे एडिशनल 1 डे। अगर बाइक की जगह शिप होता तो फिर ऐसे करते हैं, 20 किलोमीटर 1 डे, एडिशनल 20 किलोमीटर अपार्ट देयर ऑफ, एवरी 20 किलोमीटर अपार्ट देयर ऑफ एडिशनल 1 डे। ठीक है, तो हम लोगों ने वैलिडिटी ऑफ यूए बिल्स को भी समझा। ठीक है, अब टाइम लिमिट्स क्या है। अगर आप यूए बिल जनरेट कर लिए, अब आपको मन हुआ कि नहीं यूए बिल को कैंसिल रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक वैलिडिटी दिया 72 आवर्स। जब आप जनरेट करते हैं उस टाइम से लेके 72 घंटे, और डिलीवरी ऑफ गुड्स
दोनों में जो पहले हो जाए उससे पहले तक आप अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, अपनी नाराज़गी मतलब रिजेक्शन भी, कि हमको ये बिल जो जनरेट किए वो हमको रिजेक्ट कर देना। तो इसी टाइम के भीतर में अब सपोज करिए 72 आवर्स से पहले ही, अब 40 आवर एग्जांपल लेते हैं, 40 आवर्स जैसे ही होंगे गुड्स का डिलीवरी हो जाएंगे, डिस्टेंस उतना ही है, तो आप दोनों में पहले क्या है, 40 आवर्स से पहले तक आपको एक्सेप्टेंस है रिजेक्शंस के रिगार्डिंग आपको बता देने हैं कि आपको एक्सेप्ट करने हैं या रिजेक्ट करने हैं। तो ये टाइम लिमिट हुआ। अब ईवे बिल कैंसिलेशन से रिगार्डिंग पढ़ते हैं, क्या है ईवे बिल कैंसिलेशन। जो भी जनरेटर थे ईवे बिल के, जो जनरेट किए, विद इन 24 आवर कैंसिल कर सकते हैं। आपने कैंसिल तो कर दिया अपना ईवे बिल, बट आफ्टर कैंसिलेशन आप उसको यूज कर रहे हैं तो क्या है, इलीगल है, ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अब ऐसा कर भी लेंगे तो क्या होगा, तो नीचे देखते हैं। वंस ईवे बिल इज वेरीफाइड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, एक बार ईवे बिल प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा वेरीफाई हो गया तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। अभी 24 आवर नहीं हुए थे, सपोज 5 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद ही आपका ईवे बिल का वेरिफिकेशन प्रॉपर ऑफिसर ने कर दिया, तो अब आप ईवे बिल कैंसिल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये प्रॉपर ऑफिसर्स ईवे बिल को कब क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो कब समरी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, कब फाइनल रिपोर्ट जनरेट करते हैं, पहले एक बार हम लोग उसको देखते हैं। अब रास्ते में इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स किसके द्वारा होगा, प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। कौन करेगा इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन, चेक पोस्ट पे जो भी प्रॉपर ऑफिसर होते हैं। हम लोग देखे थे स्पेशल 26, तो स्पेशल 26 वाले लोग कभी कभी ऐसे भी दगाबाजी हो जाते हैं, नकली पुलिस वाले बन के क्या से क्या लूट ले गए। तो जो भी प्रॉपर ऑफिसर होते हैं वो आपके गुड्स के इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन करेंगे और उसके समरी रिपोर्ट ऑनलाइन रिकॉर्ड करने होते हैं प्रॉपर ऑफिसर को। अब प्रॉपर ऑफिसर के लिए बना जीएसटी ईवे बिल 03 एक फॉर्म है। अब इसमें प्रॉपर ऑफिसर पार्ट ए में समरी रिपोर्ट जनरेट करते हैं और ये जैसे ही वो इंस्पेक्शन करे उसके विद इन 24 आवर प्रॉपर ऑफिसर को समरी रिपोर्ट फाइल कर देना ऑनलाइन। विद इन 3 days ऑफ इंस्पेक्शन पार्ट बी में फाइनल रिपोर्ट फर्निश कर देने हैं प्रॉपर ऑफिसर को। अब देखिए एक्सटेंशन है, अगर कमिश्नर चाहे तो 3 दिन का और एक्सटेंशन दे सकता है। तो पार्ट ए में समरी रिपोर्ट कब जनरेट करना है, विद इन 24 आवर्स ऑफ द इंस्पेक्शन। फाइनल रिपोर्ट पार्ट बी में विद इन 3 days ऑफ द इंस्पेक्शन। अब बोला कि नो फर्दर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द सेट गुड्स शैल बी कैरिड आउट अगेन इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक स्टेट के भीतर में आपके गुड्स का फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया तो वो फिर से नहीं होगा, मतलब दोबारा उसको कोई प्रॉपर ऑफिसर्स वेरीफाई नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल अगर इवेजन ऑफ टैक्स की बात ना हो, मतलब कोई चोरी, टैक्स चोरी की बात ना हो, तो उसको फिर से हम लोग, तो वहीं नीचे लिखा कि नो फर्दर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द सेड कन्वेंस शैल बी कैरिड आउट अगेन इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी अनलेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इवेजन ऑफ टैक्स इज टू बी मेड अवेलेबल सब्सिक्वेंटली। तो ये प्रॉपर ऑफिसर्स का केस हम लोग देखें कि कब वो गुड्स को इंस्पेक्ट करेंगे, कब वेरीफाई करेंगे, कब समरी रिपोर्ट जनरेट करेंगे, कब फाइनल रिपोर्ट जनरेट करेंगे। अब तो हम लोग पढ़ लिए ईवे बिल से रिलेटेड। अब अगर आप नहीं करते हैं ईवे बिल जनरेट, तब आपको क्या क्या खमियाजे भुगतने होंगे। तो देखिए सबसे पहला पेनाल्टी 10,000 या जितनी टैक्स की चोरी बन रही है, सपोज टैक्स की चोरी बन रही है 60,000, तो 10,000 और 60,000 विच एवर इज हायर कितना हो जाएगा,
60,000। ठीक है, ये पेनाल्टी बन गए। अगर दूसरा क्या बोला कि आपके गुड्स को या कन्वेंस जो यूज हो रहे थे उसको डिटेन या सीज कर लिए जाएंगे, सेम विल बी रिलीज टू ओनली वन पेमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्स एंड पेनाल्टी। जब तक आप एप्रोप्रिएट टैक्स या पेनाल्टी जो आपको बन रहे हैं अगर आप नहीं चुका देते हैं तब तक आपके गुड्स को डिटेन और सीज कर लेंगे। और फिर आगे आएगा कि चलो ठीक है सर, अब पेनाल्टी समझ में आ गया कि 10,000 और टैक्स जितना चोरी होगा उसमें से जो भी हायर होंगे, जैसे एग्जांपल दिए 10,000 और 60,000 नीचे भरी जाइए तो 60,000। अब आपके गुड्स को और जो सवारी आप यूज किए थे दोनों को हम लोग डिटेन कर लेंगे, सीज कर लेंगे, मतलब अपने पास उसको अब सीज करके रख लिए। तो कब तक रखेंगे? तो जब तक आप टैक्स का पेमेंट ना कर दो, प्रीपेड पेनाल्टी का पेमेंट ना कर दो। तो बोला कि सर हम कब तक इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार की घड़ी यहाँ फिर कितनी लंबी होनी चाहिए? तो बोला कि 14 दिन बेटा। कितना दिन? अगर डिटेंशन से जिस दिन सीजर हुआ, डिटेन एंड सीजर, ये DNS का मतलब डिटेंशन एंड सीजर, अगर आप 14 दिन तक वेट करेगा आपका, अगर आप नहीं किए विद इन 14 डेज तो अब आपके गुड्स और कन्वेंस को क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। तो इसी के साथ हम लोग ई-वे बिल को भी समझा, पढ़ा और क्वेश्चंस अप्रोच एक क्लैरिफिकेशन भी देखे। तो ई-वे बिल आज हम लोगों का डन हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट से रिलेटेड होंगे। ये थ्योरी चैप्टर्स हैं जीएसटी के, और एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस 4-5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल चैप्टर है। जीएसटी में अगर आप थ्योरी पोर्शंस को इग्नोर कर रहे हैं तो फिर रिस्क हो जाते हैं पेपर में, और थ्योरी पेपर आपको सीधा सीधा नंबर दिला जाता है। तो फिर हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल एक बार आप लोग ई-वे बिल के वीडियो को देखने के बाद लगे हाथ क्वेश्चंस को कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।